Hello everyone, a very happy Holi to all of you and your family member from the entire team of Officer Adda 24/7. But जैसे आपको पता है कि एग्जाम्स बहुत पास हैं, ये होली इस बार होने वाली है from colors to classroom. We have aligned some special sessions for all of you, whether you are JIB aspirant or CIB aspirant. तो आज का जो ये session है, that's the special class of AFM. Do watch this session and subscribe our channel. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द स्पेशल सेशन जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल का पार्ट 2. राइट, तो हमने पार्ट 1 तो ऑलरेडी डिस्कस करा था कल, जहां पे हमने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करा था. कोशिश है कि आज सुबह तक जो हमारा ड्यू टाइम है वहां तक हम सारे न्यूमेरिकल्स के टॉपिक को एक बार एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे. सेशन को आगे बढ़ाती हूँ, बट जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? है ना? ऑडियो और वीडियो के बारे में मुझे एक बार बताते चाहिए. आई होप ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन. ऑडियो एंड वीडियो मुझे बताते चाहिए. चलिए बस स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट दीजिएगा बस. कैमरे का एंगल टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इस तरफ नहीं, ये वाला कवरेज आ रहा है. बस बस, थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन पे आते हैं. सो कल मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चंस तो बताए थे, ठीक है, बट एक चीज मिसिंग थी. क्या? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था जो कि रह गया था. ये सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, बट कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% रेट इन ईयर 2? कई बार एग्जामिनेशन में ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको अगर आप X रुपए इन्वेस्ट करते हो 1.10 की रेट पे फॉर 2 years, तो आपको 1 रुपए मिलता है. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है X की वैल्यू कितनी होगी. नाउ X की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2. करेक्ट. अब 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2. सो या तो आप ऐसे कर सकते हो, आई होप कैलकुलेटर दिख रहा है. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 को डिवाइड करा और 2 बार इक्वल्स टू प्रेस कर दिया, आंसर आ गया 0.826. या फिर 1.10 की पावर निकाली जो 1.21 है और डिवाइड कर दिया 1.21 को, आंसर आ गया 0.826. तो ये 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. बट हाँ, कई बार प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी अगर आप 0.826 रुपीज को इन्वेस्ट करते हो 1.10 मतलब 10% की रेट पे फॉर 2 years, तो 2 साल बाद ये रुपए किसके बराबर होंगे? 1 रुपए के. ठीक है, हमने ये निकाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने, हाँ तो ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, कल रह गया था ना, मैंने कहा था कि आज करवाऊंगी. तो फाइनल अकाउंट से भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, तो 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं. अगर सेल्स 2000 रुपए है ना, हमारी सेल्स हमें दी है 2000 रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये हमें किस पे दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे. देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी, आपको बोला है सेल्स 2000 रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉग्स आपको निकालना है. ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? अब आप देखो, सेल्स जो भी दी है ना वैल्यू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो यहां पे आपको क्या एजम्पशन दी हुई है कि 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. जो भी दिया होता है ग्रॉस प्रॉफिट जिस भी चीज का, आप इसे 100 एज्यूम कर लो. यहां अगर सेल होता तो सेल को 100 एज्यूम कर लेते. अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका है वो 100 है,
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 25 कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, या सेल्स कितनी हो जाएगी, 125, करेक्ट। यानी ये जो 2000 रुपए हैं सेल्स के, ये 125% है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 100% है। सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 1600 रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 1600। 1600 का 25% अगर आप करोगे तो आएगा 400, ऐड करोगे तो आ जाएगा 2000। ये बात समझ रहे हैं। जो भी चीज यहां पे आपको दी है ग्रॉस प्रॉफिट, जिस चीज का भी परसेंटेज दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसे एक्स एज्यूम 100 एज्यूम कर ले, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, राइट। अब अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट बोला होता, अगर आपसे बोला जाता ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करते, 2000 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि सेल्स तो 125% है, ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 25, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 400, वो भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो जो भी चीज आपको निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है तो आपने 100% कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है तो आप 25 कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एडजस्टेड परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्कुल मानसी मैम, इट इज अ लाइव क्लास। क्लोजिंग स्टॉक है, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड है, वेजेस है, फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एडजस्टेड परचेजेस, एक होता है नेट परचेज। नेट परचेज अगर आपको दिया हो तो उसका मतलब क्या है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये होगा आपका नेट परचेज। अगर एडजस्टेड परचेज दिया है, इसका मतलब क्या होगा, आपने कोई एडजस्टमेंट किया है ना। व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट जो आपने किया होगा आपने स्टॉक का एडजस्टमेंट किया है, यानी ओपनिंग स्टॉक को परचेजेस में ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को सॉरी नेट परचेजेस में ऐड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। दिस विल गिव यू एडजस्टेड परचेज, राइट। ये आपको क्या देगा, एडजस्टेड परचेज। यानी क्वेश्चन में जब भी एडजस्टेड परचेज दिया है, आपको कोई और ट्रांजैक्शन मतलब कोई और स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं करना। अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आपके कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, उसका कोई भी यूसेज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज करना होगा, एडजस्टेड परचेज यूज करना होगा। मीनवाइल एक बार इस सेशन को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करते जाइए। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं। एडजस्टेड परचेज दी है 6,63,600, सेल्स आपको दी है 7,44,000, क्लोजिंग स्टॉक हमें कुछ करना नहीं है, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऐड कर देंगे, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी लिखेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड यानी सेल्स के लिए आपने फ्रेट के चार्जेस दिए हैं। देखो आप फ्रेट के चार्जेस पे तो कर सकते हो, लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते वक्त हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ सबट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज के लिए नहीं किया गया, ये गुड्स को बेचने के लिए किया हुआ है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है। अब यहां पे तो हमारा टोटल हो गया 7,44,000। अब बैलेंसिंग देखो, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए ना, बट यहां तो इक्वल नहीं है, तो जरा बैलेंस करो जल्दी से, कितना होगा, 7,44,000 माइनस 63,600 माइनस 3,600 माइनस 2,400, आंसर आया 7,44,000 minus 6,63,60 minus 3,600 minus 2,400, 74,400, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मानसी मैम, मुकेश सर, वेरी गुड, 74,400।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो एडजस्टेड परचेज हो गया और दूसरा ये फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड को कंसिडर नहीं करा है, एक ये पॉइंट है। दूसरा हमने क्या करा है, एडजस्टेड परचेज को हमने का मतलब क्या है वो हमने समझा है। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6,69,600, सेल्स आपको दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो आज हमारा फोकस है कि हम कोशिश करके सब कुछ कंप्लीट करने की आज कोशिश करेंगे, जिससे कल से क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करें, यानी मॉड्यूल ए के क्वेश्चन, मॉड्यूल बी के क्वेश्चन, मॉड्यूल सी के क्वेश्चन, मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 6,69,600, सेल्स आपको दी है 7,44,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,400। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देयर आर टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन दी हो, राइट अगर मुझे इंफॉर्मेशन दी हो तो सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर सकती हूं, या फिर अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये इंफॉर्मेशन दी होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स। इन दोनों में से कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन होगी टू कैलकुलेट, यस टुमारो वील स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल ए टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको ये सब तो नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते, फिर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऊपर वाला। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है, सेल्स दिया है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा अब बताओ, जब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करना। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हमें नहीं करना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7,44,000 माइनस 6,69,600। आई होप लॉजिकली इट एक्सप्लेन्स कि हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम उसे ऑलरेडी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोग मुझे बता दीजिए क्या आ रहा है, 74,400 आ रहा है ना। 7,44,000 माइनस 6,69,600, बिल्कुल 74,400 करेक्ट। लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट, ग्रॉस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे आया था, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट पर आया था। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको एक फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, परचेज रिटर्न का मतलब होता है हरप्रीत, जहां पे आपने कुछ सामान खरीदा और अब आप उसे वापस कर रहे हो, है ना। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मिंत्रा से कोई कपड़ा खरीदते हो, है ना, और उसे वापस करते हो, तो क्या होगा, आपके लिए सेल्स रिटर्न है, बट मिंत्रा के लिए क्या है, परचेज रिटर्न, सॉरी उनके लिए सेल्स रिटर्न है, आपके लिए क्या हो जाएगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज रिटर्न। यानी आपने कुछ सामान खरीदा बट आपने वापस कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, है ना, तो आपने जो किया दैट इज परचेज रिटर्न। मिंत्रा के लिए क्या होगा, सेल्स रिटर्न, कि उनकी सेल्स जो है वो वापस आ गई, है ना, माइनस कर दोगे ना, अब वो खर्चा नहीं बचेगा आपका। चलिए, दी गई इंफॉर्मेशन में से आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। जब तक आप ऐसा कर रहे हो, मैं आपको बस साइड में एक बार ये बता देती हूं, ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है ये फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ये वो खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स को बनाने से रिलेटेड है, जिनके बिना हमारे गुड्स का बनना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे खर्चे जिनके बिना हमारे गुड्स बन ही नहीं सकते, दे आर कॉल्ड एज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो,
ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, ये वो खर्चे हैं जो कि सेल्स करने के लिए जरूरी है या फिर अदर एक्सपेंसेस के लिए जरूरी है, तो आता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अब देखो, आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो माइनस कर दोगे, ठीक है, और यहां पे ऐड क्या कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जो कि आपकी कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि सेल्स नहीं है गुड्स की, रादर इट इज फ्रॉम योर रेंट इनकम और डिस्काउंट और डिविडेंड, एनीथिंग लाइक दैट, बट कोर इनकम नहीं है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 1,20,000। ठीक है, माइनस करना शुरू करें, जल्दी से बताते जाइए आंसर। रेंट है 10,000, सैलरी 30,000, देन कमीशन पे करा है 14,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। अच्छा ध्यान रखिएगा, दो हम इसे माइनस कर तो रहे हैं, है ना, माइनस करेंगे भी, बट ये कैसा एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, आप सब माइनस करते हो। सो आइडियली अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूं यहां पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर लोन की प्रोसेसिंग फीस, ये सारे खर्चे आएंगे। ऑल टुगेदर ये आपको सारा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि कोर बिजनेस से रिलेटेड है, तो 16,000 भी हमने 10,000 हमने माइनस कर दिया, एडवर्टाइजमेंट का 8,000 हो गया। अब डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है यानी इनकम है, ऐड करेंगे, माइनस 4,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, लीगल चार्जेस आपने पे करे 10,000 रुपए, बेड डेट्स यानी पैसा डूबा जो है वो भी लॉस है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुई है 8,000 की, और लॉस बाय फायर हुआ है 6,000 का, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 36,000। ठीक है, आप क्या करेंगे, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर देंगे। कौन सी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये है एक आपकी इनकम, और यहां पे कहीं पे इंटरेस्ट रिसीव था, जो भी येलो से हाईलाइटेड है वो हमने ऐड करा है। क्यों करा है, क्योंकि इनकम है। बाकी जितना भी है वो हमने सबट्रैक्ट करा है, किसी भी चीज को हमने यहाँ पे इग्नोर नहीं किया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 36,000, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरीथिंग इज देयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ये जो वर्ड है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बिजनेस से, कोर बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा एक बात बताओ, सेशन शेयर कर दिया है ना, और ऊपर से अगर आप अभी बिजी हो, मे बी रिवाइज कर रहे हो पीपीबी या फिर कोई और सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, पीपीबी या फिर एएफएम रिवाइज कर रहे हो, तो इस सेशन को लाइक करके जरूर रख लेना, जिससे ये वीडियो आपके पास रहे। इसका बेनिफिट क्या है, आप बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे न्यूमेरिकली। 2 दिन पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कल की क्लास के 1.5 घंटा और आज की क्लास का 2 घंटा आपके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट है, जिसमें से अगर आप रिवीजन बैच में भी हैं तो डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमने थ्योरी कर ली, न्यूमेरिकल कर लिए, बस हमें क्वेश्चंस करने हैं जो आज की क्लास में हम करेंगे। अच्छा फिर उसके बाद बीआरएस तो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, कल की क्लास अगर आपने देख ली तो पूरा बीआरएस डन है। देन 3rd नंबर पे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बॉन्ड की पूरी प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो सेशन देखा है कल वाला मिनी मैराथन पार्ट 1, एंड अगर आज आप देख रहे हो मिनी मैराथन पार्ट 2, यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रियली, राइट, रियली हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका रोल कई जगह पर आता है। अगर आपको रेशियो याद हो, बिल्कुल, तो मिस्टर गहलोत आप मुझे बताइए कौन सा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस था जो हमने माइनस कर दिया है, जल्दी से बताइए। जल्दी से मुझे बताते रहिए आप चार्ट में एक बार कि आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, जिससे आपको पता चल पाए कि कौन सा आपको लग रहा है, क्योंकि वो गलत लग रहा है ना। तो आप एक बार मुझे बताइए तो मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, सारे ही एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। एनीथिंग यू कैन रिकॉल? आपने क्वेश्चन देख लिया है ना, अब आप मुझे बता देना। मीनवाइल हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, आप मुझे वो बता दीजिए कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस आपको लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एबिट, EBIT, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये ना काफी इंपॉर्टेंट है। सैलरी, सर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। सैलरी आप किसको देते हो? ऑफिसर को। ऑफिसर थोड़ी गुड बनाता है, गुड्स लेबर बनाती है जिसके लिए वेजेस दी जाती है ना। रेंट अगर स्पेसिफिकली लिखा है फैक्ट्री रेंट तो आप उसे डायरेक्ट मानोगे। अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो एजम्पशन होती है इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, दैट्स अ रूल। आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सर, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट है, वेजेस डायरेक्ट है। ठीक है, चलिए अब ये है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका यूसेज और कहां पे होगा? जब आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हो। जब आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हो तो वो उसमें क्या होता है, आप एबिट यूज करते हो। तो जहां पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट चाहिए तो मैंने आपको क्या बोला था? ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी और नॉन ऑपरेटिंग को। यहां पे आप सिर्फ क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दिस विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें ना ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है और ना ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ठीक है, सी थोड़े से बेसिक शैलेश, सैलरी डायरेक्ट नहीं होती सर, इनडायरेक्ट होती है। आपको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती हैं? आप क्या बोलोगे? आपको वेजेस तो नहीं मिलती ना। मुझे क्या मिलती है? सैलरी। मैं कोई गुड्स नहीं बनाती, आप कोई गुड्स नहीं बनाते। जो एग्जैक्टली गुड्स बना रहे हैं वो फैक्ट्री में लगी हुई मजदूर है जिनको हम वेजेस देते हैं। ठीक है, और रेंट ऑफिस का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप एज्यूम करते हैं इनडायरेक्ट है। चलिए, ये रूल्स है ना, जो आपने चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, अब हमें क्या निकालना है? पहले तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे निकालूंगी? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर क्या माइनस कर दूंगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल्स मुझे दी हुई है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दिया है 80,000। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो, फ्रेट इनवर्ड दिया है, फ्रेट आउटवर्ड दिया हुआ है। क्या इनकी मुझे कोई भी जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऑल टुगेदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। राइट, तो हमें और कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना होगा? हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 5,000, हम उसे ही माइनस करेंगे। यानी 20,000 माइनस 5,000 इज 15,000। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। ऑप्शन नंबर ए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसके लिए दी होती है? कंफ्यूजन के लिए। रेखा मैम, रीमा मैम, किशन सिंह सर, रूल्स जो है हम चेंज नहीं कर सकते। जब कुछ भी नहीं दिया तो आप इनडायरेक्ट कंसिडर करते हो, है ना। आप चेंज नहीं कर सकते। आप कर तो सकते हो बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। इंफॉर्मेशन दी है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और सिर्फ रेंट के लिए है। सैलरी तो हमेशा किशन सिंह सर ऑफिस को ही दी जाती है, ऑफिसर को दी जाती है। आप बोलते हो क्या कि मेरी वेजेस आ गई आज? नहीं ना, आप क्या बोलते हो? सैलरी आ गई। मैं क्या बोलती हूँ? सैलरी आ गई।
राइट। वेजेस जो होती है वो लेबर से रिलेटेड होती है और अक्सर वेजेस को तो पर डे बेसिस पे दिया जाता है, इसीलिए आप उसको कभी सैलरी नहीं कंसिडर कर सकते, सैलरी मंथली होती है। आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख रुपए, सेल्स दी है 5 लाख रुपए, ठीक है, परचेज दी है 5 लाख रुपए, और हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। हमें बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, ठीक है। हमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी दी हुई है? 5 लाख, और इसका 25% कितना हो जाएगा? 1,25,000, करेक्ट। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? वो 25% है सेल्स का, तो 1,25,000। अब हमारे पास ये तो आ गया, इन दोनों साइड का जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? वो दोनों साइड मतलब एक साइड का टोटल इस साइड के बराबर ही होगा, करेक्ट। तो अगर मैं टोटल करूं तो 5, 6, 7, 7,25,000, यहाँ पे कितना है? 5 लाख है, तो टोटल तो दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 2,25,000। ये क्या है? आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है? आपका बैलेंसिंग फिगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख, सेल्स इज 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, परचेज इज 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज। अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्या चेंज है देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 1 लाख, सेल्स लिख देते हैं 5 लाख, परचेज लिख देते हैं 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? अब यहाँ पे कॉस्ट हमें क्या एज्यूम करनी पड़ेगी? 100। लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं करा? क्योंकि सेल्स ऑलरेडी दी हुई थी, तो कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट हमें 100 दी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 25%, यानी सेल्स कितनी है? 125। हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तभी क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखो आपकी सेल्स कितनी है? 5 लाख है, ये 1,25,000 है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 125 हो गया, यानी 5 और 5 से डिवाइड कर दो 1 लाख। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख आ गया। अब 1 लाख आ गया तो बैलेंसिंग कर देते हैं। 6, 7, कितना हो गया? 3 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर, तभी तो रिवाइज करवा रही हूं। नया क्यों पढ़ाऊंगी प्रशांत सर? ये नया क्यों पढ़ाऊंगी? कल सारे जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो आप सारे एक एक कर चुके हो, अभी इस वक्त नया क्यों पढ़ेंगे? रिवीजन का मतलब क्या होगा? दैट्स द रीजन ना, कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं हम उन्हें ही तो रिवाइज कर रहे हैं। नया क्यों करेंगे इस टाइम पर? पेपर के 4 दिन पहले हम कोई नई चीज क्यों पढ़ेंगे? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे हुए होंगे, नहीं तो फायदा क्या होगा इन क्लासेस का। चलिए, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंप्लीट होता है, यानी आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉर्मल कंपनीज कंप्लीटेड है। नाउ विल कम टू द रेशियो पार्ट। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी ABC इज 90, द अर्निंग पर शेयर इज ₹10। कैलकुलेट PE रेशियो। आपको क्या निकालना है? PE रेशियो निकालना है। PE रेशियो क्या होता है?
प्राइस अर्निंग रेशो, यानी रेशो ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर एंड द अर्निंग ऑफ अ शेयर। ठीक है, अर्निंग का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। प्राइस का मतलब क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब कितना दिया हुआ है आपको अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आपको कितना दिया हुआ है 10 रुपए, करंट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्राइस, आई एम सो सॉरी, प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो इसका तो बेस्ट पार्ट क्या है, जो सीक्वेंस है उसी में लिखना है। ये प्राइस कौन सा होता है, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना आपको दिया हुआ है 90 रुपए, अर्निंग पर शेयर दिया है 10, यानी आपका पीई रेशियो कितना है 9 टाइम्स। यानी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कंपनी का मार्केट प्राइस जो है उसकी अर्निंग के 9 गुना है ना। एक शेयर पे अर्निंग कितनी आ रही है 10, ठीक है, और प्राइस कितना चल रहा है इसका 9 गुना। ठीक है, दैट इज 9 टाइम्स। नेक्स्ट वन, सी दिस इज अ क्लास वेयर वी आर रिवाइजिंग ऑल द न्यूमेरिकल फॉर्मूला। तो मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला प्लस एक नया एक उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूं। अगर आपको ऐसा है कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, तो यू कैन स्किप दिस एंड यू कैन रिवाइज वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज। मैं तो सिर्फ रिविजन ही करवा रही हूँ फॉर नाउ। स्टार्टिंग फ्रॉम yesterday onwards we will only revise everything, whether it is theory, whether it is numerical, we are not going to learn anything new. last time पे तो you shouldn't, जो किया हुआ है ना उसको अच्छे से और कर लो। now अब इस क्वेश्चन को मैंने फिर से क्यों रखा, तो मैं इसको सोच रही थी कि रहने देती हूँ, इसको नहीं ऐड करती, बिकॉज एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ना, वो चेंजेस हम करते हैं। जल्दी से ट्राई करिए। सी साई गणेश, आई वुड से कि लीव द रिविजन पार्ट ऑन मी, जस्ट फॉलो ऑल द ट्रैक। यू आर इवन इन द पेड क्लास, राइट। आज जैसे आप मॉड्यूल ए की थ्योरी कर लोगे और ए और बी की, तो वो आप फॉलो करते रहो। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेनिफिट है। शाम को भी होंगे, 7 से 11 होंगे, 150 क्वेश्चन के करीब का टारगेट है, तो 150 क्वेश्चन वहां हुए, 2 दिन में आपके यहाँ पर हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 250 क्वेश्चन आपने 2 दिन में ऑलरेडी कर लिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन में अलग बात क्या है ना, अर्निंग पर शेयर निकालना है, बट डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको। करंट मार्केट प्राइस, सॉरी, आपको यहां पे क्या निकालना है, वो वाला तो पीई रेशियो था। हाँ, यहां पे आपको क्या बोला है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि याद करो, अर्निंग पर शेयर किसको रिलेट करती है। ठीक है, दिन में कोई क्लास नहीं होगी सर, दिन में आप लोग तो ऑफिस होते हैं ना। सो अर्निंग पर, सो खुद भी तो आप रिवाइज करोगे ना क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज तो करो खुद से, जो टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है। अर्निंग पर शेयर डिपेंड करता है किसके ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इक्विटी शेयर वालों के लिए होता है। अर्निंग पर शेयर किसके लिए है, दिस इज फॉर इक्विटी वाला पीपल। ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। तो आप क्या करोगे, इक्विटी से पहले आप प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हो, क्योंकि प्रेफरेंस के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ना। इक्विटी से पहले का राइट होता है ना, कि वो बोलते हैं भाई हमें तो इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट, यही होता है। तो हमने क्या बोला, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट कितना है हमारा 10 लाख है, ठीक है, और इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि 1 लाख है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो, 2 लाख के शेयर्स है, बट इसमें 40,000 प्रेफरेंस शेयर है, यानी 2 लाख माइनस 0.40। थैंक यू। सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.60। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 1.60, आंसर आ गया हमारा 5.625 और 5.63। अर्निंग पर शेयर क्या है इक्विटी वालों की, 5.63 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वन। नाउ
आपको बोला है कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है यूजिंग द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों सेम ही चीज है, राइट? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों सेम चीज है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, देखो जब भी ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट इक्विटी के लिए भी है, प्रेफरेंस के लिए भी है और शेयर होल्डर लेंडर्स के लिए भी है, लोन के लिए भी है। तो ईबीआईटी दैट मींस योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट वगैरह सब पार्ट हो जाएगा ना, फिर आप उसको थोड़ी माइनस करोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों एक ही तो बात है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शीट का एक साइड दूसरा साइड बराबर ही है ना, तो दोनों में से कुछ भी ले लो। आपको क्या दिया है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज एबिट दिया है। कितना दिया हुआ है? 10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 50,000। क्या बन जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 into 100. This will give you how much? Very good, Kumar Satyam sir. 20%. आंसर कितना हो जाएगा? 20%। करेक्ट। रिवरूप वेरी गुड। भाई और लोग भी आंसर देते रहो। मानसी मैम एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी पूछ सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर of the company ABC is ₹90, earning per share is 10, calculate P ratio। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, मैं वही सोच रही थी कि शायद क्वेश्चन रिपीट होगा। चलिए कोई नहीं, 90 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 9 टाइम्स। मैं वही जब चेक अलाइन कर रही थी ना रात को, तो मुझे लगा कि मैंने पी का कोई क्वेश्चन नहीं डाला, और अभी देख रही हूँ तो पी का क्वेश्चन डाला हुआ था स्टार्टिंग में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन से करंट रेशो, है ना? आपको क्या करना है? करंट रेशो निकालना है। जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब यहां पे देखो करंट एसेट आपको कितना दिया हुआ है? 1,60,000। करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है 1 लाख, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.60:1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर तैयार, अभी तो इतनी जल्दी वैसे तैयार नहीं हो रहे होंगे, पर अगर जब भी तैयार होने भी जाए ना, इसको ओपन करके रखते ना, सुनते रहना। फॉर्मूला बोल भी रही हूं तो आपको फायदा क्या होगा? एटलीस्ट कुछ तो आप रिटेन कर पाओगे, है ना? रेडी हो रहे हो, खाना बना रहे हो, सुनते रहो मैं जो भी बोल रही हूं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसिड या फिर क्विक एसिड? लिक्विड एसिड और क्विक एसिड। क्विक एसिड क्या होते हैं वो भी बता देती हूं। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्विक एसिड या फिर लिक्विड एसिड। आपको कैसे निकालना होगा? करंट एसिड में से इन्वेंट्री को माइनस करना होगा। इसके अलावा अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है या फिर एडवांस टैक्स होता, वो भी माइनस करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट आपको कितना दिया हुआ है? 1,60,000। करंट इन्वेंट्री आपको कितना दिया हुआ है? 1 लाख। ठीक है, कितना हो गया हमारा क्विक एसेट? 60,000। करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 1 लाख। इन्वेंट्री भी 1 ही लाख था, सब 1 लाख है। ठीक है, तो हमारा क्विक रेशियो कितना हो जाएगा? 0.60, या फिर लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा? 0.60:1। इसका एक और नाम क्या होता है?
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो, ये 3 नाम है इसके, ठीक है, 3 नाम है इसके, राइट। कैसे निकालते हैं आप क्विक एसिड? क्विक एसिड का मतलब क्या होता है? जो कि जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज योर क्विक एसिड। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। आपको क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशो निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। शैलेश सर, नरेश सर, किशन सिंह सर, जीवन सर, मुकेश सर, मानसी मैम, किरण, कुमार सत्यम, वेरी गुड गाइस। चलिए, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, करेक्ट। ये सबसे फेमस होता है। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स। और शेयर होल्डर्स, इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आ जाएगा? 3 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है? 4 लाख। और कुछ दिख रहा है? नहीं, सिर्फ 4 लाख। करेक्ट। 3/4 कितना हो गया? 75% हो गया। दैट मीन्स आंसर 0.75:1 होना चाहिए। 3 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 0.75। कितने लोगों का सही आया? वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। किशन सिंह सर, आज से जो टाइम है वो है शाम को 7 से 11, 7 to 11 PM, और सुबह 6 से 9 आपका यूट्यूब है। अगर आपने पेड बैच में एनरोल करा है तो यू डोंट हैव टू बाय रिवीजन बैच, वो आपके साथ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप पेड बैच के कैंडिडेट नहीं है, राइट, या फिर महापैक के कैंडिडेट नहीं है, यानी कोई भी पेड बैच नहीं करा, तो आप इसे अलग से एनरोल कर सकते हैं। नाउ आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये 2 नाम से जाना जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकालना आता है, वो क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि अगर दोनों वैल्यू दी है तो हम कोई एक नहीं ले सकते ना, हम लोग क्या करेंगे? एवरेज लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, दिया है क्या? नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा नहीं सॉरी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें डायरेक्टली भी दिया हुआ है, विच इज 5 लाख रुपीज। अगर नहीं दिया तो हम सेल्स में से क्या माइनस कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अब देखो यहां पे ना एक ही दिया है, 1 लाख रुपए, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर इसको डायरेक्टली क्या कर दोगे? जो भी इन्वेंट्री दिया है उससे डिवाइड कर दोगे। आंसर हो गया 5 टाइम्स। ये चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, मॉड्यूल C,
रेशो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैंने ऑलमोस्ट सारे रेशियोज कवर कर लिए हैं यहाँ पे। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, इन सबका रिलेशन सेल्स से है, ठीक है। टर्नओवर रेशियो का सबका रिलेशन सेल्स से है, बस डिफरेंस ये है कि टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में सेल्स आता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किसका परसेंटेज है, सेल्स का, है ना। नेट प्रॉफिट सेल्स का परसेंटेज है, ठीक है। अब क्या हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, नहीं, बट हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज जस्ट अ फैंसी वर्ड जो कि हम यूज करते हैं सेल्स की जगह। सेल्स का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज जस्ट दैट, इट इज अ फैंसी वर्ड, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है। नाउ इसके अलावा अगर हम देखें तो सेल्स, अच्छा हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो आप तो होशियार हो चुके हैं, आप फटाफट निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमें दी है 10 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 6 लाख का, ये हो गया 4 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दिस विल गिव यू 40%। एंड वेरी गुड, वेरी गुड। मुकेश सर, जीवन सर, नरेश कुमार, कुमार सत्यम, वेरी गुड। मानसी मैम कहाँ हैं आप, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आया। अनूप यादव सर आ गया, उनका भी आंसर। अनूप सर आपका भी आंसर आ गया। मानसी मैम सेम आंसर आ रहा है। किशन सिंह सर वेरी गुड, किरण कुमार एक्सीलेंट। चलिए यहां तक तो सबका आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें से आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बेसिकली कौन सा रेशो होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशो होता है। आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नाउ ट्रेड रिसीवेबल इज अ वर्ड जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ठीक है। ये दो वर्ड है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस योर बिल्स रिसीवेबल, एंड ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड्स पेबल। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रेड्स रिसीवेबल। ध्यान रखिएगा, ट्रेड्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को तो रिसीवेबल हमने बोल दिया, फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको क्या बताया था, सारे टर्नओवर रेशियो यानी एक्टिविटी रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियो, ये कैलकुलेट किसके ऊपर होते हैं, सेल्स के ऊपर, और सेल्स न्यूमरेटर होता है। बट यहां पे क्या आप टोटल सेल ले सकते हो, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल,
आपके जो डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल हैं, ये कौन सी सेल रिप्रेजेंट करते हैं? क्रेडिट सेल। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट तो लेते हैं, तो हम टोटल सेल यहाँ पे लिखेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। यानी क्रेडिट सेल हमें कंसिडर करनी पड़ेगी और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। बस बन गया फॉर्मूला। टर्नओवर रेशियो से ज्यादा इजी कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या आपको क्रेडिट सेल दी है? लास्ट में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 18 लाख, लेकिन आपको नहीं बोला। जब नहीं बोला तो आप क्या मान लोगे कि यही आपकी क्रेडिट सेल है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस मुझे दिख नहीं रहा, बट ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली बोल दिया है 9 लाख है। ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख है। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो जो दिया है उसी को कंसिडर कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। 18 और 9 है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट। अब अगर ये आपसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर मैं इसको टाइम में निकालूं, समय के माध्यम में निकालूं, अभी तो आपने क्या बोला है कि साल में 4 बार ऐसा होगा जो आपकी सेल है। साल में 2 बार ऐसा होगा जहां पे आपकी जो सेल है, राइट, वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी? कैश में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है, डेटर्स। अब आप कितना डेटर को या अपने रिसीवेबल को साइकिल देते हो, क्रेडिट साइकिल देते हो? ठीक है मैम, मैंने 36 लाख काउंट किया। नहीं मैम, 36 लाख क्यों करोगे? वो तो आपका बैलेंस शीट का टोटल है। हम यहाँ पे सेल्स की बात कर रहे हैं, है ना, क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स, इसका बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नाउ आप डेट कलेक्शन पीरियड कितना अलाउ कर रहे हो? अब देखो, अगर आपकी साल में सिर्फ 2 ही बार सेल कैश में कन्वर्ट हो रही है, तो आपका डेट कलेक्शन पीरियड तो लंबा चौड़ा हो गया। कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने। आप कितनी बार कन्वर्ट कर रहे हो? 2 बार। यानी आपकी क्रेडिट साइकिल 6 महीने की है। आप अपने डेटर्स को 6 महीने का समय देते हैं पैसे को पे करने में। जितना कम आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो होगा या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगा, उसका मतलब है उतना ज्यादा आप समय दे रहे हैं अपने डेटर्स को पैसा लौटाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे अगर मंथ है तो हमने मंथ कर लिया, डेज होता तो हम डेज में भी निकाल सकते हैं। डेज के केस में 365 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्लैरिटी है ये वाले क्वेश्चन में? ये इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड रिसीवेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला? डेटर्स या ट्रेड कलेक्शन पीरियड टाइम, अब ये महीने में भी ले सकते हो आप या डेज में भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे अच्छा रेशियोज के सारे ओवरऑल जितने भी रेशियोज हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये वर्किंग कैपिटल का चैप्टर है। यहां से भी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है। अब ये पीपीबी में पिछले साल पूछा गया था। अब इसका देखो, अगेन मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही करवा रही हूं। रीजन सिंपल है, जिससे आप आराम से रिवाइज कर पाओ। यू गेट कॉन्फिडेंट कि जो भी आपने पढ़ा है ना, वो आपको अच्छे से आता है, करेक्ट। चलिए आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल गैप। नाउ वर्किंग कैपिटल गैप हम कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल गैप निकलेगा तो पहले तो वर्किंग कैपिटल समझ लीजिए। वर्किंग कैपिटल अगर आप देखो वो कैसे निकालोगे आप? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, बट वी विल एक्सक्लूड बैंक फाइनेंस। आपको बैंक का जो फाइनेंस है ना, वो एक्सक्लूड करना है, वो हटाना है।
राइट जितने भी पेड कैंडिडेट्स हैं ना, ध्यान रखना, आज मॉड्यूल ए और बी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टारगेट है मेरा 4 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चंस का, तो टाइम से पहुंच जाइएगा 7 बजे से 11 बजे तक। करंट एसेट कितना है? 370 करके देखते हैं। 370 माइनस करंट लाइबिलिटीज कितनी है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, हमेशा लॉजिकली देखा करो आप क्या क्या दिया हुआ है। आपको यहां पे बोला है 100 और 50, ये वर्ड पढ़ना, टोटल करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, इन सबको ऐड मत कर देना एक साथ, ठीक है? ये गलती मैंने करी थी सबसे पहली बार जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, तो आप मत करना, आप तो वैसे भी समझदार हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल दिया है ना, ये टोटल दिया हुआ है, फिर बोला है बैंक की बोरोइंग कितनी है 200, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 370 माइनस 150, दिस विल गिव यू 220। वर्किंग कैपिटल गैप इज 220। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। आपको क्या करना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। ना टंडन कमिटी मेथड 1 आपको क्या बोलता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज 75% ऑफ योर वर्किंग कैपिटल गैप। What is your working capital gap? Current asset minus current liabilities excluding bank finance. रिपीट क्यों कर रही हूं बार बार, जिससे फॉर्मूला दिमाग में याद हो जाए। करेक्ट, एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। अविनाश सर, अगर आप कहीं पर भी कनेक्टेड है ना, अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, हर जगह मैंने अपनी तरफ से पोस्ट करवा दिया है। इन केस आपको अभी भी नहीं मिला है, आप के पास मेरी ईमेल आईडी होगी, आप मुझे उस पर मेल कर दीजिए, आई विल फॉरवर्ड इट। कोशिश करिए कि किसी ग्रुप पे कनेक्टेड रही है, बिकॉज ऐसे क्या होता है कई बार मेल मिस हो जाता है, स्पैम में चला जाता है ना, अगर कुछ और एक्स्ट्रा दिया तो आप मिस कर जाओगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाओ, किसी भी फैकल्टी के ग्रुप पे कनेक्ट हो जाओ, आपको वहां मिल जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल गैप तो अभी हमने निकाला था 220, इसका 75% निकालना है, 3/4, 3/4, ठीक है? कितना हो जाएगा, 220 इंटू 75%, दिस विल गिव यू 165। ये आपको क्या देगा, 165, ठीक है? नेक्स्ट वन, आपको निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी मेथड 2। You are required to calculate maximum permissible bank finance as per Tandon Committee Method 2. See, don't wait for the last moment marathon. अगर आपने एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो लास्ट मोमेंट की जगह अब से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है? Just revise everything that we are doing and I am sure you will clear the exam. Now, Tandon Committee Method 2 क्या बोलता है, टोटल करंट एसेट माइनस, सॉरी, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट कितना है, 370, 370 का 25% निकाल लीजिए, और वर्किंग कैपिटल गैप कितना था, 220 था, अभी हमने निकाला था आगे से, करेक्ट? $370 का 1/4 इज 92.5, ये कितना आया, 92.5, ठीक है? इसमें से माइनस करा तो आपका 127.5 आएगा, और 128 अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट वन, करंट रेशियो एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। हेमा मैम, वेरी गुड। अनूप सर, आप मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा सो दैट आई कैन हेल्प यू। राइट, चलिए अब करंट रेशियो एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। देखो, इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूमरेटर में तो करंट एसेट एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, करंट लाइबिलिटी का। नाउ करंट लाइबिलिटी में अदर देन बैंक बोरोइंग तो सेम है, ये 150 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे होगा, ये जो बैंक बोरोइंग है ये आपकी पहले बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है। बैंक ने अभी कैलकुलेशन करी और आपसे बोला कि जो आपकी नई लिमिट आई है ना एज पर मेथड 1, वो कितनी आई थी, 220 का 75% ही है, राइट? कितनी लिमिट आई थी नई वाली, 220 का 75%, विच इज 165। नाउ ये जो बैंक फाइनेंस की लिमिट होती है फिक्स नहीं होती है, ये चेंज हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, राइट? तो कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है, फिक्स हो जाती है,
नहीं, हर महीने जो लिमिट है उसको चेक किया जाता है बेस्ड ऑन दी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और अदर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो आपकी जो नई लिमिट आई है वो कितनी है 165, यानी अब बैंक आपको 200 तक की लिमिट नहीं दे रहा क्रेडिट की, सिर्फ कितना दे रहा है 165। तो आपका यहां पे नया लिमिट कितना हो जाएगा 165, तो 370 150 प्लस 165 will give you 315, 370 divided by 315 will give you 1.17:1 का रेशो। That is option number D. Correct? ठीक है, नेक्स्ट वन, करंट रेशो एज पर मेथड 2। ये वाला तो आप खुद बता सकते हैं। वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब होता है कि अगर मैं बैंक की फाइनेंस लिमिट हटा दूं, कैश क्रेडिट हटा दूं, क्योंकि वो तो चेंज हो रही है, उसके अलावा मेरे पास काम करने के लिए कितनी कैपिटल बची है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल गैप। चलिए, अब टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 370 डिवाइडेड बाय 150 प्लस लिमिट कितनी आई थी 92, नहीं 92.5 तो हमने माइनस करा था, 128 आया था, 128। ये 128 कैसे आया था, मेथड 2 की ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है। बैंक बोल रहा है कि आपकी लिमिट हमारे सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग अब कितनी आ रही है 128 आ रही है। बैंक इज फ्री टू फॉलो द फर्स्ट मेथड और द सेकेंड मेथड, राइट, बैंक का डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट टाइम लेंडिंग, सेकेंड टाइम लेंडिंग, राइट, रेशो कितना हो जाएगा 1.33:1। करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट वन। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का भी वैसे ओवरऑल कैलकुलेशन खत्म हुआ, बट वहां पे प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड भी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। नाउ आपने प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड के बारे में भी पढ़ा है, नायक कमेटी। प्रोजेक्टेड टर्नओवर में क्या केस होगा, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जल्दी से एक बार सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ना मैंने टेलीग्राम में नहीं चेक करा है कि शेयर हुआ है या नहीं। एक बार टेलीग्राम के ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। नाउ ये क्या होता है, इस मेथड में बोलते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल वो 25% ऑफ सेल्स है, 25% ऑफ सेल्स है, ठीक है, जिसमें से आपको मिलेगा कितना 20% आपको बैंक फाइनेंस मिल जाएगा, 5% हमारी नेटवर्किंग कैपिटल या फिर मार्जिन मनी है, ठीक है। 5% जो है वो आपकी मार्जिन मनी या फिर नेट वर्किंग कैपिटल है, जो हमें खुद से अरेंज करनी होगी। ये वो पैसा है जो हम खुद अरेंज करेंगे, ठीक है, ये हमें खुद से अरेंज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कैपिटल बजटिंग से। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। जल्दी से कैलकुलेट करें पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इसे पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं या फिर पे बैक मेथड बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज कैश आउटफ्लो है 1 लाख का, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 की, कैश इनफ्लो आ रहा है 20,000 पर एनम का। फॉर्मूला क्या हुआ, देखो आप क्या बोल रहे हो, कितने समय में आपने जो पैसा लगाया है वो वापस आ जाएगा, पे बैक पीरियड कितना है, कितना समय के अंदर पैसा वापस आएगा।
आपके प्रोजेक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? आई एम सॉरी, 1 लाख रुपए है, लेकिन हो क्या रहा है, आपको 10,000 रुपए वापस भी तो मिल रहे हैं। यानी आपने लेट से अखबार खरीदे 100 रुपए के और आपको 10 रुपए मिल जाए रद्दी के, राइट? तो वो आपका नेट खर्चा कितने का हुआ? 90 का। तो सिमिलरली यहां पे नेट खर्चा कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है? नेट आउटफ्लो इज 90, ठीक है। देन इनफ्लो हर महीने हर साल कितना आ रहा है? 20,000। तो 90 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल कम एज 4.5 ईयर्स। यानी 4.5 ईयर्स में आपका पैसा वापस आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? रिकवर हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर नेट आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश, एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। आपको आउटफ्लो को किससे डिवाइड करना है? एनुअल कैश इनफ्लो से। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ना लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? कांस्टेंट कैश फ्लो था। यहां पे कांस्टेंट कैश फ्लो नहीं है, यहां पे क्या है? हर साल चेंज होता जा रहा है, करेक्ट? तो अगर चेंज होता जा रहा है तो फिर कैसे करेंगे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, बट यहां पे जो समय है वो चेंज होता जा रहा है। सॉरी दिव्या मैम, English medium class सुबह ही the English medium class, you know, it is conducted in the morning itself. I'll have to check what is the time. Today it is scheduled at 9:30 a.m. I'll share the link, Divya ma'am, so that you can check. It is over here, right? This is Niharika ma'am's session. She will take the session in English medium itself. Now, जब आपका कैश इनफ्लो अलग अलग हो, एक नहीं हो, जब एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे तो हर साल अलग आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या होता है? अब आप इसको अरेंज करना शुरू करो। जैसे 40 के बाद क्या होगा? 40 60 इज 1 लाख, 1,10,000, 1,70,000, 1,90,000, ठीक है? आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कर लिया। नाउ आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,50,000, वो यहां से लेके यहां की रेंज में आएगा, करेक्ट? अब यहां पे अगर आप देखो तो कितना है? 1,50,000, तो ऑलमोस्ट कितना रिकवरी है? बिकॉज देखो 1,10,000 कम है, 1,70,000 ज्यादा है, यानी इसी पीरियड में रिकवरी हो रही है। 3 साल तो है ही, अब कितने महीने होंगे वो देख लेते हैं ना। 1,10,000 यहां तक रिकवर हो गया, कितनी रिकवरी बची है? 150 माइनस 1,10,000, हमें 40,000 रुपए रिकवर करना है। और ठीक है, और वो किससे रिकवर होगा? ईयर 4 के रेवेन्यू से। कितना है? 40,000, और टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 60। अगर आप ईयर्स में निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल लो, 40 डिवाइडेड बाय 60, विच विल कम एज 3.67, ठीक है? अगर आप महीनों में निकालना चाहते हो तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 महीने आ जाएंगे, तो दिस विल कम एज और 3 years and 8 months, 3 साल और 8 महीने, ठीक है? 3 साल और 8 महीने, करेक्ट? तो आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के जब भी केस आए, सॉरी अलग अलग कैश फ्लो का केस आए, तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हो। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाई चांस नहीं समझ आया हो, ये तो एज इट इज आ जाएगा। फिर जिगजैग पैटर्न होगा, हमेशा ध्यान रखना, जिगजैग पैटर्न होता है, ठीक है? ये आप ऐड करते रहते हो, सो इट हैज अ जिगजैग पैटर्न। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन। नाउ कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। A project costs rupees 5 lakh and yields an annual profit of rupees 80,000 after depreciation at the rate of 12% per annum, but before tax of 50%. Calculate payback period.
You are required to calculate the payback period. अगेन इसमें हम एनपीवी वगैरह सब कुछ आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है, दिस विल मार्क द एंड ऑफ ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल इन द एग्जाम। अगर आपने कल की मिनी मैराथन और आज की मिनी मैराथन अटेंड कर ली है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारा खत्म, ठीक। आपको क्या निकालना है? पे बैक पीरियड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट। आपको बोला है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख की है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है हमारी? 5 लाख। एनुअल प्रॉफिट ऑफ 80,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन। नाउ यहां पे मैंने क्यों क्वेश्चन रखा है? क्योंकि फॉर्मूला क्या है पे बैक पीरियड का? नेट आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो, कैश इनफ्लो है ना। एनुअल कैश इनफ्लो है, तो आपको यहां पे कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा? कैश इनफ्लो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दिया हुआ है? आपको दिया है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम बट बिफोर टैक्स ऑफ 50%। हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं है, ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है बट बिफोर टैक्स है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कितना दिया है? 80,000। टैक्स का रेट कितना दिया है? 50%। सो माइनस टैक्स एट द रेट 50%, ये कितना हो जाएगा? 40,000। यहां पे कितना बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया आपका 40,000 का। फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए पे 12% का रेट है, यानी 60,000। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 40,000, डेप्रिसिएशन हो गया 60,000। 60,000 कैसे निकाला? 5 लाख का 12%, 5 12 5 60। तो अगर आप ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 5 लाख, यानी कितने समय में पैसा रिकवर होगा? 5 years। इज इट क्लियर? समझ लीजिए एक बार, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹40,000, its earning before depreciation and tax during first year through 5 years is expected to be 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 and 20,000, assuming a 50% tax rate and depreciation on straight line basis. Find the project's ARR. Mark this question as very important. ये क्वेश्चन काफी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। नाउ ARR कैसे निकालते हैं? ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखो यही एक मेथड है कैपिटल बजटिंग का, जहां पर आप प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ योर कैश इनफ्लो। सिर्फ यही है जहां पे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिडर करते हो, अदरवाइज कैश इनफ्लो और आप क्या लेते हो? आउटफ्लो, ठीक है। यहां पे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हो डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट करोगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। नाउ कैसे निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? वो इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट, सो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर आपको स्क्रैप वैल्यू 0 दी है तो कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कौन सी पीडीएफ भेजनी है सर? सी अगेन, आई विल नॉट बी एबल टू सेंड यू पर्सन बाय पर्सन, एंड उसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया तो वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। सो इसीलिए प्लीज कनेक्ट टू अ ग्रुप, वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी इट इज फॉरवर्डेड इन ऑल द ग्रुप्स। नाउ आपको क्या करना है, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 16,000 20,000 एवरेज निकालना है। मेरे को ऐसे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इस बार एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इसको सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, अभी मैं सारा आपको बता दूंगी। तो 20, 30, 40, 50, 60, 772 आ जाएगा, है ना। 72 डिवाइडेड बाय 5 years, $14,400। देन एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? ओ नो सॉरी, यहां पे ना एक गड़बड़ है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सो सॉरी, दिस इज अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। दिस इज अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं, गलत है, आपको पहले अर्निंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए था। सो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्निंग्स दी है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, करेक्ट। तो पहले आप अर्निंग्स को निकालिए और क्या कर लीजिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000, ठीक है। पहले हमने सारी अर्निंग्स लिख ली। अब डेप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 है, 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 8,000, करेक्ट। डेप्रिसिएशन क्या होगा? 40,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट विच इज 5 years। तो ये कितना हो गया? 8,000। तो माइनस कर देते हैं पहले डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो हर साल सेम होगा, ठीक है। अब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, दैट इज योर 2,000। अर्निंग्स के बारे में इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो वो सॉरी इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो वो हमें दिक्कत नहीं है, करेक्ट। टैक्स रेट बोला है 50% है, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी हो जाएंगी? 1,000, 50% होगा ना इसका, 2,000 तो हाफ करते जाओ, 3,000, 4,000 और ये हो गया आपका 6,000। ये हो गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो शैलेश सर पहले अभी क्लास पढ़ाऊं या पहले पीडीएफ भेज दूं? भाई पढ़ तो लो आप, नहीं तो फिर अनसॉल्व ही भेज देती हूं। भाई कॉन्सेप्ट समझने से चीजें आती हैं, पीडीएफ से अगर लोग पास हो जाते या एग्जाम क्लियर कर लेते तो फिर क्या ही था। नाउ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, कैश फ्लो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 14,000, करेक्ट। अब एवरेज निकाल लीजिए। सर लेकिन आपको बिफोर डेप्रिसिएशन भी तो दिया है ना, तो डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा ना। अभी तो आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं करा, तो पहले हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। So it will be 14,000 plus 12,000 plus 11 plus 10 plus 9. 56 divided by 5, 11,200। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 11,200 डिवाइडेड बाय 20,000। अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो वी वुड हैव सबट्रैक्टेड इट। ये ना 2,000 नहीं है, 20,000 है। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। दिस इज 20,000। सैल्वेज वैल्यू तो दी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम कहाँ जाएगा? नॉर्मल ही तो है, कुछ स्टेप्स ही तो है जो आपको करने हैं। 2 घंटे में आप बैठ के क्या करोगे फिर? और थियरी वाले क्वेश्चन तो 4 से 5 मतलब मैक्स से मैक्स 8-9 न्यूमेरिकल आने हैं, तो उसमें तो आपको आराम से टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने का। तो वो आप स्ट्रेस मत लो, वो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा। जो भी आप करोगे ना अपना जो क्लास है उसमें आपको टाइम तो मिल जाएगा।
चलिए करें स्टार्ट। नाउ देखो आराम से आप समझ रहे इस क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है। आपको अर्निंग्स बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया है, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट, आपने वो माइनस करा, आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। आपको दिया है 10,000, 12,000, 14, 16, 20, करेक्ट, यहां तक क्लियर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 8,000 है हर साल का। फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया, आपका एबिट आ गया 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 एंड 12,000। नाउ आपको टैक्स दिया है 50%, यानी 50% ऑफ एबिट, तो 2,000 का 50% 1,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ 3,000, यहाँ 4,000, यहाँ पे आपका 6,000, ये आ गया। तो आपका टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी हमने निकाल लिया, ठीक है, आफ्टर टैक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज इनकम निकालनी है। और दूसरा ओके, सो यहां पे ना एक चीज जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, कैश फ्लो निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका जो मेथड है दैट इज ARR। ARR में आपका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 40,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 4 10 13 14 15 16, 16,000 डिवाइडेड बाय 16,000 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल गिव यू 3,200 रुपए। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 का इंटू 100, दिस विल गिव यू हाउ मच, 16%। आंसर कितना होगा आपका, 16%। ये गलत ऐसे दिया है, पॉइंट गलत दिया है, दिस विल बी 16%। इज इट क्लियर एवरीवन? चले आगे, नेक्स्ट वन। सॉल्व द क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट NPV। आपको क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, साथ में सेशन को लाइक कर दे जिससे आपके पास सेव रहे। इन केस यू आर प्लानिंग टू डू इट, मैं आपको ऑनेस्ट रिकमेंडेशन देती हूं अबाउट द बैच दैट यू शुड ज्वाइन। कौन सा बैच आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आपके पास अगर मिनिमम ड्यूरेशन है प्रिपेयर करने की एंड यू आर सीरियस अबाउट इट, आप सीरियस हो पढ़ाई करने के लिए, देखो शॉर्टकट कोई भी नहीं है, यू विल हैव टू रीड, क्रैश कोर्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इन दैट केस आई विल रिकमेंड यू फॉर 2 थिंग्स। क्योंकि आप क्रैश कोर्स पढ़ोगे तो मैं आपको बोलूंगी क्रैश कोर्स प्लस अलोंग विद दिस रिविजन, ये 2 बैच आपको स्ट्रांगली लेना चाहिए फॉर प्रिपरेशन। क्रैश कोर्स एंड रिविजन, ये दोनों अगर आपने पढ़ा तो आपका डेफिनेट एग्जाम हो जाएगा। नाउ व्हाई, क्रैश कोर्स में कंप्लीट हमने जैसे प्रिपरेशन करवा दी, अब रिविजन बैच जब आएगा तो AFM के एग्जाम से पहले आपका नॉन स्टॉप 6 घंटे क्लासेस चलेंगे एक दिन में, 6 आवर्स द एंटायर वीक, ठीक है। आपका AFM का मैं बता रही हूँ बिकॉज आई एम AFM मेंटर, तो मैं आपको उस लेवल पे बता रही हूँ। सेम PPB में होगा या फिर IR IFS में होगा या फिर RBWM में होगा। तो AFM की 6 घंटे क्लास चल रही है, यानी 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम क्लास चल रही है। अब 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम अगर क्लास चल रही है तो 6 into 6 is 36 आवर्स, 36 घंटे एक वीक में क्लास चलेगी, कैसे आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। रेखा मैम, अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो बिकॉज यू आर एक्चुअली, हमारा जो क्रैश कोर्स है AFM में अगर मैं बात करूं तो इट इज 25 डेज का कोर्स अप्रोक्सीमेटली, और इन 25 डेज में हम आपको 1 से 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, और ऐसे नहीं एक साथ, इट इज इन ब्रेक, एक बार सुबह एक बार शाम या फिर दिन में एक बार, तो इट इज अ शेड्यूल जो आप देख सकते हो। वेट, तो पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये जो ऑप्शन है आपको अलग अलग बैच की जगह ना, यू गो फॉर JIB महापैक। JIB महापैक में ना आपको रिवीजन बैच भी मिल जाएगा जो एग्जाम से पहले होगा, रिवीजन
ठीक है, या फिर पावर पैक्स बैच वो भी आपको फ्री मिल जाएगा इसके अंदर, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एंड साथ में क्रैश कोर्स प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्रैश कोर्स के साथ, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड ना, सर आई एम श्योर उदित है ना, ऑफिस 1-2 घंटे अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आई एम श्योर आप 24 घंटे तो बैंक में नहीं रहते होंगे, है ना। ऑफिस का भी आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही होगा, बहुत ज्यादा होगा अगर आपके साथ बहुत आपको काम करना पड़ता होगा, तो आई एम श्योर 14 घंटे आप काम कर लेते होंगे, बट आफ्टर 24 आवर्स देयर आर 10 आवर्स, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्लियर इट यू विल हैव टू डेफिनेटली स्टडी। ऑफिस जाकर बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं, एवरीवन डज दैट, राइट। आपके अगर आप एक बार अपने अराउंड देखेंगे, आपके ऑफिस में आपकी ब्रांच में लोग होंगे ना जिन्होंने जेआईबी सीआईबी क्लियर करा होगा, राइट। तो इट इज योर ओन चॉइस। लोग पढ़ते पढ़ते यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं, ऑफिस जाते जाते यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। आई एम श्योर द लेवल हैज स्टिल नॉट रीच्ड टू यूपीएससी, सो दैट इज एक्चुअली पर्सनल चॉइस उदित सर। आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप ऑफिस जाएं, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, स्टिल यू विल डू इट। नहीं करना है तो देयर आर 200 थिंग्स वी कैन से, है ना। तो मैं तो आपको बता सकती हूँ, एंड अगेन सी यू, इट इज नॉट समथिंग कि पहले आप कैंडिडेट हैं, सारे जितने भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं जेआईबी सीआईबी एस्पायरेंट्स, वो सभी बैंक जा रहे हैं, सबका वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, 9-9 बजे घर आ रहे हैं, उसके बाद क्लासेस ले रहे हैं, तो दैट इज सेम फॉर एवरीवन, राइट। एनीवेज, तो ये जो रिवीजन और पावर पैक है, क्रैश कोर्स है, इसमें क्या होगा, आपने जैसे रिवीजन सॉरी आपने क्रैश कोर्स में लिमिटेड टाइम पीरियड में 20-30 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एकदम रिक्वायरमेंट होगी रिवीजन की, वो आपको यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। तो ये आप इंडिविजुअल बैच खरीदो, इससे तो बेहतर है। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी कि यू गो फॉर जेआईबी महापैक। अब जैसे फॉर एग्जांपल उदित सर का केस है, ही सेइंग कि मेरे को वीकडेज में तो नहीं है, आप वीकेंड में पढ़ सकते हो, तो आपको फिर वीकेंड में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जितने भी वीकडेज में सेशन हुए हैं उन सबकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इमीडिएटली मिल जाती है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर, राइट। तो आप वीकेंड में क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, फिर आप जितना टाइम वीकडे में दे रहे हो उसकी जगह उतना टाइम वीकेंड में दे दो, ठीक है। और आप ऐसे एनरोल कर सकते, मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ इसके लिए आपको जेआईबी महापैक लेना चाहिए, बिकॉज जेआईबी महापैक में आपको एक तो वैलिडिटी 12 महीने की हो जाती है, तो आप धीरे, अगर आप उनमें से हो जो धीरे धीरे पढ़ना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, पूरे 2 अटेम्प्ट कवर हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा, फुल बैच भी मिलेगा। कोई टॉपिक आपको क्रैश कोर्स में नहीं समझ आया, टाइम है, आपने फुल बैच में देख लिया, ठीक है। फिर लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पूरे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो कंटेंट बहुत है। फिर अभी जैसे अलग से न्यूमेरिकल बैच मिल जाएगा, रिवीजन बैच मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे इन जेआईबी महापैक, जो ऑर्डिनरी बैचेस में आपको नहीं मिलता। और मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। अब प्रोसेस क्या होगा, आपने यहाँ पे यूज करा कोड Y183 जिससे डिस्काउंट आपको मिल जाए, तो ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये भी आपका अभी फाइनल प्राइस नहीं है। तो अडर 24/7 की जो एप्लीकेशन है, अगर आप एप्लीकेशन यानी ऐप को डाउनलोड कर देते हो तो आपको और डिस्काउंट मिलता है, ये प्राइस और कम हो जाता है। तो इट विल बी समवेयर 5,999 माइनस 300, 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, जिसके लिए आपको कॉइन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो हियर यू विल फाइंड द कोड प्लस द कॉइन्स, जिससे आपको 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें ना अनसर्टेनिटी भी कवर हो जाती है, यू विल नॉट एंड अप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट। आप इसको 1 साल नहीं, आप इसको सॉरी 6 महीने नहीं, आप इसको यूज करके अपनी 1 ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास लिमिटेड टाइम था, आपने क्रैश कोर्स पढ़ा और आपके 2 सब्जेक्ट निकल गए या 3 सब्जेक्ट निकल गए, एक सब्जेक्ट बचा, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ अगले 1 साल तक। जिस दिन भी आप एनरोल करोगे उसके 1 साल तक पूरा आपको जो कंटेंट है, क्लासेस है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, वहां तक मिलेगा। उसके बाद ऑब्वियसली हट जाएगा, 1 साल तक आपको सब कुछ, और ये नहीं पुराना मिलेगा, उस टाइम भी जो हम नए नए बैचेस ला रहे होंगे वो सब आपको इसके अंदर इंक्लूसिव मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा, एंड यू नो वी माइट लाइक टू कनेक्ट टू समवन टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, सो आई एम शेयरिंग यू अ नंबर। आप इस नंबर पे कनेक्ट करके, it is 80308034944. For any if in case you want to enroll, you can inquire over here.
यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। स्टिल देयर इज इनफ टाइम एंड इनफ चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। ट्राई दिस। आई कैन इंश्योर यू कि अगर आप अभी मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, आप अभी भी एग्जाम निकाल सकते हो। लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू फोकस ऑन 4 सब्जेक्ट्स, फोकस ऑन एनी 2 सब्जेक्ट्स। अगले टाइम में 2 और दे देना पेपर्स। राइट, इस बार एएफएम जरूर अटेम्प्ट करना, बिकॉज 7 दिन की 6 दिन का बीच में गैप है, अक्सर नहीं होता और नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं है। तो एएफएम आपने दे दिया, पीपी भी दे दिया, बिकॉज इन्हीं 2 पेपर्स में आपको हमेशा दिक्कत हो सकती है। इस बार दोनों में गैप है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पीपीपी और एएफएम दे दिया, अगली बार आपका आईएनआईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम दे दिया। So there's still chances. In case you want to ask anything and you're serious about your selection, just call at this number so that we can help you to clear the exam. Right? So thank you for the participation. अगर आपको ये session अच्छा लगे, do not forget to give the rating. Thank you.